नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर मैसिव वेल्थ क्रिएशन यानी बड़ी संपत्ति बनाने और बड़े-बड़े एम्पायर्स के फेल होने के पीछे का असली मैकेनिक्स क्या होता है, कैसी होती है इनकी आर्किटेक्चर और कैसे कुछ लोग बस हवा में महल खड़े कर देते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो सीधे इस सवाल पे आते हैं। अरबों डॉलर के घोटालों और एक आम मिडिल क्लास इंसान के डेली स्ट्रगल्स में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। देखिए, हमारी आदत होती है सिर्फ विनर्स को देखने की, लेकिन सिर्फ जीतने वालों को देखकर अगर आप सक्सेस का मैप बना रहे हैं तो समझ लीजिए वो नक्शा बिल्कुल गलत है। असली कहानी वहां छुपी है जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देती। और इसी गलती को साइंस की भाषा में सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। इसे एक कमाल के एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्ल्ड वॉर II के दौरान जब बॉम्बर प्लेन्स आसमान से वापस आते थे तो मिलिट्री के इंजीनियर्स उन जगहों पर आर्मर लगाना चाहते थे जहां सबसे ज्यादा गोलियों के निशान होते थे। लेकिन एक मैथमेटिशियन ने उन्हें रोका और याद दिलाया कि अरे भाई, ये प्लेन्स तो वो हैं जो वापस लौट आए। जिन प्लेन्स के इंजन पर गोली लगी वो तो कभी लौट कर ही नहीं आए। तो पॉइंट ये है कि हमें सिर्फ उन निशानों को नहीं देखना है जो दिख रहे हैं, बल्कि उन गायब इंजन्स को ढूंढना है जो क्रैश का असली कारण बनते हैं। और ये एग्जाम्पल बहुत ही शानदार तरीके से इलुस्ट्रेट करता है एक हाउस ऑफ कार्ड्स यानी ताश के पत्तों के महल और एक सॉलिड फाउंडेशन के बीच का फर्क। एक तरफ वो सो कॉल्ड यूनिकॉर्न्स हैं जो शॉर्टकट्स, भारी कर्ज और फेक नंबर्स पर टिके होते हैं, और दूसरी तरफ है एक सिस्टमैटिक अप्रोच जहां स्किल्स को स्टैक किया जाता है और एक सॉलिड प्रोबेबिलिटी आर्किटेक्चर बनाया जाता है। चलिए इंडिया के सबसे मशहूर केसेस में से एक को देखते हैं। 1990 से 92 के बीच हर्षद मेहता का बनाया हुआ वो ताश का महल। मई 1990 में सेंसेक्स 800 पर था और अप्रैल 1992 आते आते 4500 को टच कर गया। पर ध्यान दीजिए, ये कोई रियल ग्रोथ नहीं थी। ये सिर्फ पंप एंड डंप स्ट्रैटेजीज और बैंक्स की जाली रसीदों यानी फेक बैंक रिसीट्स का नतीजा था। आप एक फेक लीनियर प्रेशर से घातीय झूठ को कब तक छुपा सकते हैं? आखिर में अप्रैल 92 में एसबीआई से 500 करोड़ गायब होने की खबर ने इस पूरे 4000 करोड़ से ज्यादा के स्कैम को एक्सपोज कर ही दिया। लेकिन ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है। एडटेक इंडस्ट्री में बायजूस के साथ भी हमने एक ऐसा ही आर्टिफिशियल ग्रोथ इंजन देखा। इनकी इस अंधी तेजी के पीछे मैकेनिक्स क्या थे? हाई प्रेशर सेल्स टैक्टिक्स, पेरेंट्स को गिल्ट ट्रिप करना कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा, एम्प्लॉइज से 14-14 घंटे काम करवाना। असल में यूनिट इकोनॉमिक्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया और एजुकेशन के नाम पर एक डिफेक्टिव टैबलेट सेलिंग मॉडल खड़ा कर दिया गया जिस पर $1.2 बिलियन का मैसिव कर्ज था। और इसी हवा हवाई इंजन ने एक टाइम पर इस हैरान कर देने वाले नंबर को जन्म दिया, $22 बिलियन। साल 2022 में बायजूस की पीक वैल्यूएशन। ये कोई मैजिक नहीं था, ये सिर्फ पैंडेमिक फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट और एग्रेसिव एक्विजिशन से फुलाया गया एक बड़ा सा गुब्बारा था। नाउ अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। जो कंपनी बाहर से $22 बिलियन की दिख रही थी, फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसे रोजाना, ध्यान दीजिएगा, रोजाना $12.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। यह प्रैक्टिकली प्रूव करता है कि अगर यूनिट इकोनॉमिक्स गायब है तो आपका पूरा एम्पायर सिर्फ और सिर्फ रेत पर खड़ा है। और रेत के महलों का क्या होता है? वो गिरते हैं। 2022 में जो वैल्यूएशन $22 बिलियन थी वो 2024 तक आते आते क्रैश होकर सिर्फ $225 मिलियन रह गई। सीधे 99% का ड्रॉप। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि बिना फाउंडेशन के रैपिड स्केलिंग का अंजाम हमेशा एक मैसिव कोलैप्स ही होता है। अच्छा, जब ऐसे बड़े कर्ज में डूबे एम्पायर्स गिरते हैं तो उनके लीडर्स क्या करते हैं? पीआर और नैरेटिव स्पिन का सहारा लेते हैं। विजय माल्या का ये स्टेटमेंट देखिए जो उन्होंने डिफेंड करते हुए कहा था, मैं शायद इकलौता चोर हूं जिसे 2.5 गुना पैसा वापस करने के बाद भी चोर कहा जा रहा है। इस तरह के पब्लिक स्टेटमेंट्स एक्चुअली एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं ताकि हजारों करोड़ के डिफॉल्ट्स और टूटे हुए सिस्टम को किसी तरह जस्टिफाई किया जा सके। सेक्शन 2, द फिजिक्स ऑफ ट्रू ग्रोथ, मूविंग बियॉन्ड द लीनियर ट्रैप टू सस्टेनेबल वेल्थ। तो अब बर्बादी के मैच से आगे बढ़ते हैं और सक्सेस के एक्चुअल साइंस को समझते हैं। सबसे पहली सच्चाई यह है कि हमारा सिस्टम बिल्कुल फेयर या मेरिटोक्रेटिक नहीं है। जो लोग स्टेबल और वेल्दी बैकग्राउंड से आते हैं उनके पास अनसीन मल्टीप्लायर्स होते हैं। डेटा बताता है कि उनके इन्वेंटर्स या हाईली सक्सेसफुल होने के चांसेस 10 गुना ज्यादा होते हैं। वहीं एक आम मिडिल क्लास इंसान को जबरदस्त सिस्टम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। इसलिए कई बार लगातार मेहनत के बाद भी हमें लगता है कि हम बस एवरेज बनकर रह गए हैं। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि आखिर गेम कौन सा खेला जा रहा है।
अगर आप द लीनियर गेम खेल रहे हैं जहां आपका आउटपुट आपकी फिजिकल कैपेसिटी और घंटों की मेहनत पर निर्भर है, तो ये एक ट्रैप है। ट्रू वेल्थ बनानी है तो आपको दी एक्सपोनेंशियल गेम की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, जहां आपका आउटपुट फिजिकल घंटों पर नहीं बल्कि आपके इम्पैक्ट, स्किल्स और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग पर निर्भर करता है। और इस एक्सपोनेंशियल गेम को खेलने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका क्या है? द स्किल स्टैकिंग स्ट्रैटेजी। देखिए, किसी एक सिंगल स्किल मार्केट में दुनिया का टॉप 1% बनना लिटरली इम्पॉसिबल जैसा है। इसके बजाय 4 अलग अलग लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स को पिक कीजिए और उन सब में टॉप 25% में आने का टारगेट रखिए। ये अप्रोच आपको सिर्फ द बेस्ट नहीं बनाती बल्कि यूनिकली रेयर बना देती है, और मार्केट इसी रेयरिटी की सबसे अच्छी वैल्यू देता है। चलिए देखते हैं कि ये सब प्रैक्टिकली बिल्ड कैसे होता है। इसे द एवोल्यूशन लूप कहते हैं। ये रातों रात मिलने वाली सक्सेस की तरह फ्रैजाइल नहीं है। ये 4 स्टेप्स का एक कांस्टेंट लूप है। एक्शन लेना, मार्केट से फीडबैक लेना, उसके हिसाब से अडैप्टिव इंप्रूवमेंट करना और खुद को अपग्रेड करना। ये कांस्टेंट अडैप्टेशन का वो साइंस है जो सच में एक रिजिलिएंट वेल्थ तैयार करता है। सेक्शन 3, द ग्राउंड अप ब्लूप्रिंट, इंजीनियरिंग वेल्थ फ्रॉम स्क्रैच विथ रियलिस्टिक इकोनॉमिक्स। अब इस नंबर को देखिए, सिर्फ 500 रुपए। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एक एक्चुअल सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और सॉलिड यूनिट इकोनॉमिक्स बिल्ड करने का रियलिस्टिक स्टार्टिंग पॉइंट यही हो सकता है। उन बड़े बड़े कर्ज वाले यूनिकॉर्न्स के चक्कर से निकलकर इस माइक्रो लेवल से ही असली फाउंडेशन शुरू होती है। आप यहां 500 रुपए से शुरू होने वाले माइक्रो बिजनेसेस का कंपैरिजन देख सकते हैं। पेपर बैग्स के लिए क्राफ्ट रोल्स और ग्लू लाकर लोकल स्टोर्स को देना, या बल्क मसाले लाकर छोटे पाउचेज में टियर 2 मार्केट्स के लिए पैक करना, या फिर कैफेज के लिए प्लेन कप्स डेकोरेट करना। ये बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट आइडियाज इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि शुरुआत में ही मैसिव फंडिंग के पीछे भागने से कहीं बेहतर है ग्राउंड लेवल पर ठीक से स्केल करना सीखना। इन स्टेप्स को समझिए। पहले लो कॉस्ट बल्क मटेरियल्स लाइए, फिर अपने डिज़ाइन या पैकेजिंग से उसमें कुछ ऐसी वैल्यू ऐड कीजिए जो कस्टमर को चाहिए। उसके बाद सीधे लोकल वेंडर्स को अप्रोच कीजिए और आखिर में अपने प्रॉफिट्स को लाकर वापस बिजनेस को स्केल करने में लगा दीजिए। आर्टिफिशियल सेल्स टारगेट सेट करने की जगह मार्केट फीडबैक के साथ इस तरह ग्रो करना ही सबसे सॉलिड फाउंडेशन होती है। सेक्शन 4, इंजीनियरिंग सस्टेनेबल सक्सेस, रिप्लेसिंग मिरेकल्स विद इंजीनियर्ड प्रोबेबिलिटी। तो इन दोनों अप्रोचेस को कंपेयर करने के बाद कंक्लूजन क्या निकलता है? ट्रू सक्सेस ना तो कोई चमत्कारी शॉर्टकट है और ना ही बैंकों से लिया गया कोई मैसिव लोन। ये एक केयरफुली इंजीनियर्ड प्रोबेबिलिटी है। हेडलाइंस में तो आपको अक्सर सर्वाइविंग आउटलायर्स और स्पेक्टेकुलर क्रैशेस ही दिखेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में असली ग्रोथ शांति से एवोल्यूशन लूप और अच्छी इकोनॉमिक्स के जरिए ही होती है। आखिर में ये बड़ा सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूं, क्या फ्यूचर की एम्बिशंस सिर्फ एक फ्रेजाइल इल्यूजन पर खड़ी होंगी या फिर एक मजबूत स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन के जरिए इंजीनियर की जाएंगी? चॉइस बिल्कुल क्लियर है। या तो हम सर्वाइवरशिप बायस के उस जाल में फंसें या फिर सक्सेस को वैसे डिजाइन करें जैसे वो हकीकत में काम करती है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।